गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सोल्ड एग्जाम्पल से लेकर। चैप्टर है हमारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं मैं आपको एक एक करके सारे डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है नेम द एलिमेंट ऑफ हैलोजन फैमिली विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हैलोजन फैमिली क्या होती है। हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 से बिलोंग करती है बेटा। पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें जो ग्रुप 17 है वो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। तो इट मीन्स उस एलिमेंट का आपको नाम बताना है जो प्रॉपर फंक्शनिंग कराने में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड की। उसका नाम है बच्चों आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए डॉक्टर advise a patient to take less sugar in her diet. Which disease is she most likely to be suffering from? एक डॉक्टर एडवाइस करता है एक पेशेंट को कि आपको अपनी डाइट के अंदर शुगर बहुत कम मात्रा में लेना है, तो उसको किस प्रकार की ये बीमारी है आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, अगर मान लीजिए कि पेशेंट को कहा गया कि शुगर कम करना है डाइट के अंदर, तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का पूरा नाम क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस, विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जो किसकी कमी के कारण होता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। ए पेशेंट इज नॉट एबल टू बैलेंस हिज बॉडी एंड दस कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ही इज हैविंग प्रॉब्लम इन कीपिंग द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि एक पेशेंट है जो चलने में क्या है, एबल नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, वो अपनी बॉडी को बैलेंस और कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहा है। तो उसका कौन सा जो ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है वो अफेक्टेड है, तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम पार्ट है, जो कि बहुत ही अफेक्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब आपको ये बताना है कि कमी क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कमी क्या है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इसमें आपको केवल इतना ही बताना है, इट रीचेज ओनली टू द टारगेट ऑर्गन। ये केवल टारगेट ऑर्गन तक ही पहुँचते हैं, ये दोबारा से सिग्नल्स को रिक्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस बताई गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ देयर इज नो न्यूरॉन इन एन ऑर्गन हाउ विल द मैसेज रीच इन अदर वे। अगर मान लीजिए कि इसी ऑर्गन के अंदर न्यूरॉन नहीं है तो मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होगा? मैसेज सेंड होगा बच्चों हार्मोन्स के कारण। अगर मान लीजिए नर्वस सिस्टम नहीं है या नर्व्स नहीं है पर्टिकुलर रीजन में, तो हार्मोन्स के तहत इंफॉर्मेशन क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। विच हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड व्हेन इट्स शुगर लेवल राइजेस। उस हार्मोन का नाम बताइए जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियाज के अंदर ये पैनक्रियाज क्या है? एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। पैनक्रियाज के अंदर इसलेट ऑफ लैंगरहैंस 1.2 से लेकर 1.4 मिलियन सेल्स होती हैं। इन सेल्स के अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलूँ, अगर ग्लूकोज या शुगर लेवल राइज हो गया है ब्लड के अंदर तो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन क्या करेंगी? रिलीज करेंगी, और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस में भी एन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। स्टिमुलस एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, गिव द टेक्निकल नेम फॉर द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इन द एनिमल्स। रिसेप्टर्स फॉर लाइट, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, रिसेप्टर्स फॉर साउंड एंड रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल।
रिसेप्टर्स फॉर लाइट की अगर बात करते हैं तो उस रिसेप्टर का नाम है फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसका आएगा थर्मो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स फॉर साउंड की अगर हम बात करते हैं तो फोनो रिसेप्टर्स आता है बच्चों। और रिसेप्टर्स फॉर स्मेल की बात करते हैं तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय CSF? CSF मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एब्रीवेशन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, आपको वो एक्सपेंड भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करके बताना होता है। अगर आपने डिटेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय CSF? CSF का मतलब क्या है? C का मतलब सेरिबो, S का मतलब स्पाइनल और F का मतलब है फ्लूइड। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड एक प्रकार का लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है जो मेनिंजेस के बीच में पाया जाता है, और मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ मौजूद रहती हैं। इनका मेन काम है कि ये मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में हमारे ब्रेन को मॉइस्ट करके भी रखते हैं। तो ये बच्चों आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वे में आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्निफिकेंस बताइए, क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो क्विक रिस्पॉन्स करने में क्या है, हेल्प करता है। हार्मफुल स्टिमुलाई, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, उसको हम कहते हैं हार्मफुल स्टिमुलाई, उसके प्रति क्विक रेस्पॉन्स देने का काम हो सकता है। नंबर दूसरा, हमारी बॉडी को सेवियर डैमेज होने से भी क्या करता है, बचाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन केवल स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है और ये हमारे ब्रेन के लिए सहायक होता है, क्योंकि ये उसकी ओवरलोडिंग और फैटिग को कम करने का काम करता है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं NCERT सेक्शन की तरफ। NCERT सेक्शन की तरफ अगर आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये एक प्रकार के बता दूं ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं ये हार्मोन्स। साइटोकाइनिन केवल प्लांट हार्मोन है, तो यहाँ आपका जवाब क्या होगा? साइटोकाइनिन। ये तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों साइनेप्स। क्या कहते हैं हम? साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी या ऑल ऑफ दीज? देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग में भी, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में भी, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी। तो इट मीन्स कि ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी इन दिस। तो मतलब ये सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या फंक्शंस होता है? थिंक, सोचिए ऑफ सिचुएशन, एक सिचुएशन सोचिए आप वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जहाँ पर रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज? तो वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई है? तो मैं आपको यहीं पे जवाब देना चाहूँगा, फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, इनका काम होता है पर्टिकुलर स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन रिसीव करना और उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाना, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम होता है। अगर मान लीजिए कि रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा पाएगी, इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएगा उस इंफॉर्मेशन को, और साथ में ये जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टर्स तक भी नहीं आ पाएगी और हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर
रिसेप्टर्स का काम करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस को इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये तो डायग्राम आपको बनाना है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि नर्व सेल का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करती है। अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है रिसेप्टर से लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ब्रेन से फिर मसल्स तक इन्फॉर्मेशन आता है। ये केवल न्यूरॉन के कारण ही हो सकता है, नर्व सेल के कारण ही हो सकता है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर लिखना है फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे बच्चों, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटोट्रॉपिज्म किस प्रकार से होता है प्लांट्स के अंदर? तो मैंने नीचे एक डायग्रामेटिकल वे में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये मैंने प्लांट का टिप पार्ट बनाया है। इस प्लांट के टिप पार्ट में एक साइड तो सनलाइट के उसमें आ जाता है और एक क्या होता है, डार्क रीजन हो जाता है। टिप पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बच्चों। जहाँ पर भी सनलाइट गिरेगी, प्लांट के जिस पार्ट पे भी सनलाइट गिरेगी, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जहाँ पर डार्क रीजन है, डार्क रीजन के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वहाँ पे सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन बहुत तेज़ी से होगा। इट मीन्स वहाँ पर सेल ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये जो अपर पार्ट है स्टेम का, ये लाइट की तरफ अपनी मूवमेंट शो कर देता है, जिसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इट मीन्स द डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया तो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देंगी? सबसे पहला, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी के अंदर, और जो इम्पल्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगी, और ब्रेन से फिर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी में भी क्या नहीं हो पाएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। इट मीन हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशंस ब्लॉक हो जाएंगी, मतलब पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम कोई एक्टिविटी ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम कोई भी पर्टिकुलर रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स पर्टिकुलर साइट पर जाते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाते हैं जहाँ पर प्लांट क्या करता है, तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है। हार्मोन्स हेल्प कराते हैं ताकि प्लांट तेज़ी से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। तो भाई ये जो हार्मोन्स रिलीज होंगे पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा, और ये पहुँचेंगे कहाँ पर, टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट की टिप पर पहुँचेंगे, जहाँ पर सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो फाइटो हार्मोन्स है, जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये इफेक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल मल्टीप्लिकेशन हो सके, ग्रोथ हो सके, फ्लावर्स ओपन कर सकें, और साथ में जितने भी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे ट्रॉपिज्म जो मूवमेंट आप देखते हैं, उस सभी के सभी क्या किए जा सके, परफॉर्म किए जा सके। तो ये हार्मोन्स के कारण ही ऐसा संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता है? अगर बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर अपना रेस्पॉन्स ही नहीं दे पाएगा। जब रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा, और वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा।
जैसे कि मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ उनके फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है इम्पल्सिस के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन तक जा रहे हैं। अब ये देखिए, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तभी संभव है जब वहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इसी को तो कह रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन के पास, ब्रेन से फिर गई मसल्स के पास, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हुआ कि इन्फॉर्मेशन गई है वापस आई है, तभी हमने पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर रेस्पॉन्स किया है। अगर ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होती हैं तो एक प्रकार से निर्जीव कहलाएंगे, नॉन लिविंग थिंग कहलाएंगे फिर हम। तो आपको बताता हुआ चलूँ, द बॉडी ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स and subcomponents, and each is specialized to perform a particular function. Therefore, it is necessary that various organs of the body of an organism work together in a proper manner for proper functioning to a stimulus. In human beings, nervous system and endocrine system work together for control and coordination. Hopefully आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन हमारा, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन, एक तो ये इट इन्वॉल्व्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री एक्शन इन्वॉल्व किस में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, मतलब अपने आप। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वो एक्शन जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। दे अकर इन रेस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल जो स्टिमुलाई है उसी के ऊपर क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपना रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये सभी के सभी कनेक्टेड हैं और ये फंक्शन करते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इट अकर्स विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते ही नहीं है। बिना विल पावर के अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहलाएंगे, इन्वॉलेंट्री एक्शंस कहलाएंगे। जैसे हार्ट बीट है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रीदिंग प्रोसेस है बेटा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और साथ में आपको बताता हुआ चलूँ कि ये जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस है ये हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लैंगेटा। मेडुला ऑब्लैंगेटा जो हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है, वो इसको रेगुलेट करने का काम करता है ताकि इन्वॉलेंट्री एक्शंस पर्टिकुलर अपना परफॉर्म कर सके, पर्टिकुलर अपनी फंक्शन शो कर सके। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करता हुआ चलता हूँ मैं, तो वो आ जाता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की मैं आपको बात बताऊँ तो रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का कहें तो ये भी इनवॉलेंट्री के अंदर आता है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ऑल पार्ट्स ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम थ्रू दे आर नॉट वॉलेंट्री। दूसरा, ये हार्मफुल स्टिमुलाई के ऊपर क्या करते हैं, पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड विद एमरजेंसी, मतलब ये एमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इन्फॉर्मेशन तुरंत स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, वापस आई और हमने पर्टिकुलर अपना फंक्शन किया। कुछ रिफ्लेक्सेज हैं वो भी ब्रेन के द्वारा होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेज देखने को मिलते हैं जो हमारा ब्रेन करता है, जिसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज के नाम से भी जानते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, नेम द ऑर्गेनिज्म विच लैक्स नर्वस सिस्टम। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उसका नाम क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर केवल आपको डिफरेंस बताना है कि मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट इन लेग्स में क्या डिफरेंस है। एक तो मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर मिमोसा पुदिका टच मी नॉट प्लांट की हम बात कर रहे हैं। इट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक टच, प्रेशर और शॉक। ये रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, जैसे हमने पत्ती को टच किया तो वो अपनी मूवमेंट शो कर देंगी। वहीं मूवमेंट इन लेग्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का वॉलेंट्री एक्शंस होता है बेटा। मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट की बात करें दूसरे पॉइंट में, यहाँ पर ट्रिगर चेंजेस, इट इज़ ब्रॉट अबाउट दैट बाय ट्रिगर चेंजेस इन स्पेसिफिक सेल्स।
स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिस वजह से लीव्स क्या करती हैं, ड्रूप कर जाती हैं, चिपक जाती हैं स्टेम के। वही मूवमेंट इन लेग्स की अगर बात करते हैं तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तभी इंसान क्या करता है, अपनी मूवमेंट शो कर पाता है। मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट की अगर बात करता हुआ चलूँ तो ये प्लांट हार्मोन्स के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। और मूवमेंट इन लेग्स की बात करता हुआ चलूँ तो इसके अंदर हाइंड ब्रेन पीछे वाला जो पार्ट है, सेरिबेलम पार्ट, जिसको हम स्मॉल ब्रेन के नाम से जानते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं हम उसको, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। जाते जाते आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करें और लिखें भी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूं और आपकी स्टडी इसी प्रकार से होपफुली अच्छी चलती रहे। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।